बीते कुछ दिनों से पहाड़ पर आफत की बारिश हो रही है। नदी से लेकर सड़क तक जल दैत्य का प्रहार नजर आ रहा है। कहीं हादसों में लोगों की जान जा रही है तो कहीं मकान अपनी जगह से खिसक रहे हैं। ये हाल सिर्फ पहाड़ों का नहीं है, यूपी के बड़े बड़े शहर की बर्बादी की गवाही दे रहे हैं। हालात देखकर ऐसा लग रहा है कि कहीं ये पानी के तांडव की तबाही वाली झांकी तो नहीं। आसमान से आई तबाही, मंदाकिनी नदी में कार समाई, जुलाई में बारिश की अगस्त क्रांति। कब मिलेगी आसमानी आफत से शांति? दिल में डर और दिमाग में खौफ करती ये तस्वीर रुद्रप्रयाग के गंगानगर पुल के नीचे से बहती मंदाकिनी नदी की है, जहां ये कार पैक करते वक्त मंदाकिनी नदी में गिर गई। जैसे ही नदी में कार गिरने की खबर प्रशासन को मिली, आपदा प्रबंधन की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। मंदाकिनी की उफान मारती लहरों के बीच घंटों तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला। आपदा प्रबंधन की टीम ने अपनी जान की परवाह किए बगैर कार को नदी की बीच धाराओं से निकालकर किनारे ले आए, लेकिन गाड़ी में सवार शख्स की जान नहीं बचाई जा सकी। जानकारी के मुताबिक यह हादसा गुरुवार सुबह करीब 7:30 बजे हुआ, जब किशोरी लाल कार को गंगानगर पुल पर पैक कर रहे थे। तभी अचानक गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और कार सीधे मंदाकिनी नदी में समा गई। सुबह 7-7:30 बजे के बीच गंगानगर पुल से ठीक पहले एक दूसरी गाड़ी को बैक कर रहे थे और गाड़ी मंदाकिनी नदी में समा गई थी। उसके बाद मैंने प्रशासन को अवगत कराया और प्रशासन ने कार्यकुशलता को दिखाते हुए और यहाँ के समाज सेवी लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन सफल किया। और दरअसल लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। नदियां उफान पर हैं, जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं पहाड़ खिसकते दिखते हैं। उत्तराखंड में लगातार भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही। कहीं मार्ग बंद हो गए तो कहीं कई गांवों का संपर्क आपस में कट गया। वहीं बारिश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए नासूर बन गई। लगातार मलबा गिरने से लोग दहशत में हैं। पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से बारकोट लिंक मार्ग भी बंद हो गया है, जिससे रोजाना आवाजाही करने वाले लोगों को मुश्किल हो रही है। भूस्खलन हुआ है, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि इस मोटर मार्ग में कम से कम 20 से 25 ग्राम सभा जुड़ी हुई है, जो कि पूरा की धारा मंडल से लेकर बचान गांव तक इस रोड से आवाजाही होती रहती है। और मैं विभाग को भी मैंने सूचित किया है। बारिश सिर्फ पहाड़ों पर मुसीबत बनकर नहीं बरस रही, हाल तो मैदानी इलाकों का भी बुरा है। ये तस्वीर बिजनौर की है, जहां सड़क पर पानी भरने से ई रिक्शा पलट गया, लेकिन गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। अब स्मार्ट सिटी की दौड़ में शामिल जालौन की तैरती हुई इन सड़कों को देखिए, जिन्हें यहाँ के नगर निगम की दूरदृष्टि वाली नजर ने स्विमिंग पूल में तब्दील कर दिया है। अब सोचिए, सड़कों का ये हाल है तो नदियों का क्या होगा? क्योंकि लगातार हो रही बारिश से डैम लबालब है। लगातार नदियों से पानी छोड़ा जा रहा, जिससे नदियों के किनारे वाले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ये तस्वीर सोनभद्र की सतत वाहिनी नदी की है, जहां अचानक पानी छोड़े जाने से बाढ़ आ गई, जिससे दर्जनों गांवों का संपर्क टूट गया। स्थानीय लोगों की माने तो 30 साल बाद ये तबाही आई। वहीं हथनीकुंड बैराज से लगभग 1,60,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से शामली में यमुना से सटे 200 गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि वो हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो बता दें कि यमुना का जो जल स्तर है वो किस तरीके से बहाव में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बहाव, जो पानी का बहाव है, क्योंकि हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया था, जिसको लेकर के यहाँ पर तेज बहाव है और किस तरीके से यहाँ पर
देख सकते हैं आप, माने जिनका कहना है कि हमें प्रशासन ने यहाँ पर इसीलिए भेजा है ताकि कोई भी अप्रिय घटना यहाँ पर ना हो, जिसको लेकर के हमने सतर्कता बरती हुई है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि इस तबाही के लिए क्या सिर्फ कुदरत जिम्मेदार है या वो प्रशासन भी, जो साल भर तक तमाम दावे करता है लेकिन जब वक्त आता है तो सारे दावे हवाई हो जाते हैं। क्योंकि ये तबाही सिर्फ एक साल की बात नहीं है, ये वो बदनसीबी का दाग है जो लोगों के माथे पर हमेशा के लिए लगा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात आंदोलन की आग में बक्कल वाले घी की। यूपी भाजपा ने एक ट्वीट किया है जिसको लेकर सूबे की राजनीति का पारा चढ़ गया है, क्योंकि ये ट्वीट किसानों के दिल्ली से लखनऊ के कूच के उस ऐलान पर पलटवार माना जा रहा है। अब विपक्ष भाजपा पर हमलावर है, मतलब आंदोलन की आग में बक्कल वाले इस ट्वीट ने घी डाल दिया। कान खोल के सुन लो, कान खोल के बक्कल तार दे जाएंगे पुलिस प्रशासन के। बक्कल वाले ट्वीट ने चढ़ाया यूपी का सियासी पारा। आंदोलन की आग में बक्कल वाला घी। टिकैत की हुंकार, यूपी भाजपा की ट्वीट वाली ललकार। क्या यह 2022 में बक्कल वाले संग्राम की शुरुआत है? क्योंकि यूपी भाजपा के इस ट्वीट ने मॉनसून के मौसम में तपिश पैदा कर दी है। क्योंकि कहने को भले ही ये कार्टून हो, लेकिन जिस तरीके से इसमें किसानों को टारगेट किया गया उससे माहौल एकदम गर्म हो गया है। क्योंकि जहां भाजपा ने अपने इरादे साफ कर दिए तो वहीं किसान भी आर पार के मूड में है। 26 जनवरी से पहले दिल्ली में आपने एक बयान दिया था कि बक्कल तार देंगे। अब आप लखनऊ गए थे तो वहीं लखनऊ से जो सोशल मीडिया है बीजेपी की, एक कार्टून पोस्टर जारी हुआ है और उसमें ये लिखा है कि इधर को ना आइयो, बक्कल तार देंगे। वो ये भी लिखा है कि इधर आओगे तो पोस्टर लगा दिए जाते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना? पोस्टर ऐसा क्या, हम आतंकवादी हैं कि पोस्टर तो दो ही आदमी के लगे, या तो पोस्टर नेताओं के लगे या पोस्टर भाई आतंकवादी के लगे। अब भी हमें कौन सा मान रहे, वे जो भी चाहते हो लगा दे पोस्टर, कम से कम प्रचार तो करेंगे। आपको बता दें कि किसानों ने दिल्ली के बाद अब लखनऊ कूच का ऐलान किया है। 5 सितंबर को महापंचायत के जरिए किसान एक बड़ी लड़ाई शुरू करने की तैयारी में हैं। अब किसानों के यूपी आने से पहले यूपी भाजपा के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है। बॉर्डर पर रोकने का काम करते हैं, बॉर्डर पर रोकेंगे तो हम वहीं बैठ जाएंगे, अपने आप दिल्ली बढ़ जाएगी। जहां पुलिस प्रशासन रोकेगा हम वहीं बैठ जाएंगे। कब से है, क्या इसकी कोई डेट? 5 सितंबर को पंचायत होगी पहले, उसके बाद में ये डेटें रखी जाएंगी सब जगह। जानकारों की माने तो ये ट्वीट राकेश टिकैत के उस बक्कल वाले बयान का जवाब है जिसमें राकेश टिकैत ने कहा था कि जो भी आंदोलन से जबरदस्ती करेगा उसका बक्कल तार देंगे। उनको रोकने का काम करेगा कौन सा डीएम है वो, कौन सा रोकेगा पुलिस का कप्तान? इलाज भरते जाएगा अगर किसी जिले में किसान को रोक दिया, उनके वेल्डिंग कर जाएंगे, थानों के उनमें पशु बांधे जाएंगे। कान खोल के सुन लो, कान खोल के बक्कल तार दे जाएंगे पुलिस प्रशासन के। लेकिन इस ट्वीट से सूबे की राजनीति का पारा एकदम हाई मोड में चला गया है। बीजेपी उत्तर प्रदेश के ट्विटर हैंडल से एक फोटो ट्वीट करके अपनी मानसिकता दर्शाई गई है कि किसान नेता के किस तरीके से बाल पकड़ करके खींच रहे हैं, उनकी टोपी गिर रही है। ये वही भाजपा जो देश के अन्नदाताओं को कभी पाकिस्तानी, कभी खालिस्तानी, कभी आतंकी, कभी मवाली बोलती है। पूरे देश के किसानों का अपमान है और किसान जरूर इसका बदला 2022 में लेगा। समूचा विपक्ष इस वक्त किसानों के साथ खड़ा है। लेकिन यहाँ सवाल भाजपा की ट्वीट वाली चिंगारी का है। अगर यह एपिसोड यहीं खत्म नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में इसकी आग और ज्यादा भड़केगी। लखनऊ से अनुभव शुक्ला और गाजियाबाद से शक्ति सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यूपी विधानसभा चुनाव में बेशक अभी वक्त बाकी हो, लेकिन सियासी दलों के हिसाब से चुनाव में
अब बहुत कम वक्त बचा है। जैसे जैसे दिन घट रहे हैं, राजनीतिक दलों की तैयारी तेज हो रही है। भाजपा ने यूपी फतेह का प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है और इसका ऐलान दिल्ली से हो रहा है। दिल्ली में लगातार पार्टी की बैठक हो रही है, हर मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हो रही है, लेकिन भाजपा के इस मंथन पर विपक्षी दलों की भी नजर है। तभी तो अखिलेश यादव ने ट्वीट करके तंज कसा है। यूपी फतेह का प्लान, दिल्ली से लखनऊ तक ऐलान। सीएम योगी का साथ, 22 में फिर यूपी पास। भाजपा का मंथन, विपक्ष में चिंतन। विपक्ष के शोर के बीच किसानों के लखनऊ कूच वाले बयान के बीच देश की राजधानी दिल्ली से भाजपा ने लखनऊ फतेह की पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली है। 2 दिन तक दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में दिग्गजों के साथ बैठक कर सीएम योगी ने यूपी जीतने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक मिले भी, उसको जानकारी भी हो और उसको लाभ भी हो। लाभार्थियों को बताया जाए कि आप इसकी पात्रता रखते हैं। लोगों को बैंक तक जाना होगा, लोगों को पीटीएस दुकान तक जाना होगा, विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी तक जाना होगा। उसमें संगठन के लोग सहयोग करेंगे। बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की परिश्रम की पराकाष्ठा से जो पसीना बहेगा उससे कमल खिलेगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो स्वाभाविक रूप से चुनाव को लेकर के ही जो हमारे विभिन्न कार्यक्रम हैं उनके संबंध में चर्चा हुई है। बूथ स्तर तक पार्टी के जो कार्यकर्ता उनसे संपर्क हो, जो हमारे कार्यक्रम है केंद्र सरकार के, प्रदेश सरकार के योजनाएं हैं, वो आम जन तक पहुँचे, जनता के बीच में रहें। अभी पिछला 1-1.5 साल तो सेवा ही संगठन के रूप में पार्टी सेवा के काम में लगी थी। अब देखा जाए तो उसके साथ अब ये चुनाव का जो काम है उसमें सब लोग लगेंगे। संगठन और सरकार मिलकर कैसे काम करें और चुनाव की दृष्टि से समाज में जिस प्रकार सेवाई संगठन को हमने भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना के समय पे किया है उसको कैसे आगे बढ़ाएं, लोगों के बीच में जाएं, बस इतना। कोई सामान्य भोजन बैठक, संगठन बूथ, सेक्टर, मतलब शक्ति केंद्र, मंडल, जिला, प्रदेश और केंद्र से बनता है। इन सब जगह हम लोग पहले से ही काम करते हैं। इन्हीं की व्यवस्थाएं कैसे चुस्त दुरुस्त हों उसकी दृष्टि से किया गया है। आपको बता दें कि बुधवार को भाजपा ने जहां ब्रज से लेकर पश्चिम और कानपुर जीतने पर चर्चा की, वहीं गुरुवार को बारी अवध, काशी और गोरखपुर के चिंतन की थी। मतलब कब क्या करना है, कैसे किस विरोधियों पर हमला करना है, कैसे जनता तक सरकार के काम को पहुंचाना है, ये सब भाजपा ने तय कर लिया है। वहीं यूपी फतेह के मंथन के बीच समय निकालकर सीएम योगी कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारियों का जायजा लेने बागपत भी पहुंचे, जहां सीएम योगी ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस एक गांव की मांग की थी, 5 गांवों में से एक गांव बागपत भी था। आज जनपद है और जनपद के रूप में बागपत ने वास्तव में वह स्थान हासिल किया है पिछले 4 से 7 वर्ष के दौरान कि इंद्रप्रस्थ इसके सामने मात खा रहा है। गौरतलब है कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सांसदों को आशीर्वाद यात्रा निकालने के साथ ज्यादा से ज्यादा अपने इलाकों में सक्रिय रहने का मंत्र दिया है, लेकिन भाजपा की इस तैयारी पर विपक्ष पैनी निगाहें रखे हुए है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर भाजपा के मंथन को बेरोजगारी और पर्चे लीक से जोड़कर तंज कसा है। मतलब साफ है कि 22 की जंग जीतने के लिए सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं, लेकिन भाजपा की लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की मैराथन दौड़ ने विपक्ष में खलबली मचा दी है। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ दिल्ली से अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, ब्यूरो रिपोर्ट। बात करते हैं एम्बुलेंस हड़ताल की। एम्बुलेंस हड़ताल को लेकर सरकार ने सख्ती की बात कही, लेकिन फिर इसका कोई खास असर नहीं हुआ। अब हालात ये हैं कि इस हड़ताल के चलते मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। कानपुर में एम्बुलेंस कर्मचारी की मनमानी सामने आई तो वाराणसी से सामने आई तस्वीर ने हैरत में डाल दिया। वीडियो ऐसा था कि अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके वो खुद को रोक नहीं पाए। एम्बुलेंस पर हड़ताल मरीजों के लिए बन गई कार। काशी से दिल को झकझोरने वाली तस्वीर आई।
कानपुर में एम्बुलेंस कर्मचारी की मनमानी सामने आई। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये उस मनमानी का नतीजा है जिसने मरीजों के भाग्य में भटकना लिख दिया। काशी की गली से आई ये तस्वीर उन मरीजों की पीड़ा है जिन्हें एक एम्बुलेंस की तलाश में दर दर भटकना पड़ रहा है। कुछ ऐसा ही हुआ बनारस में, जहां एम्बुलेंस नहीं मिलने पर एक शख्स अपनी बीमार पत्नी को ठेले पर लेकर अस्पताल पहुंचा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खुद अखिलेश यादव ने इसे शर्मनाक बताया है, लेकिन बात शर्मिंदगी से कहीं आगे निकल गई है, क्योंकि कानपुर में एक शख्स को बुखार हुआ था। मदद के लिए वैकल्पिक एम्बुलेंस को बुलाया, लेकिन एम्बुलेंस ड्राइवर उसे अस्पताल के गेट पर ही छोड़कर भाग गया। कल रात को सीएमओ साहब ने हम लोगों से बोला था कि आप लोग गाड़ी की चाबियां और सीयूजी सरेंडर कर दीजिए, तो हम लोगों ने कल रात में ही गाड़ियां और चाबी सीयूजी सरेंडर कर दी थी। उसके बाद आज उनके जो प्राइवेट भाड़े के जो उन्होंने ड्राइवर बुलाए थे, वो अपना आने के बाद यहाँ से जो गाड़ियाँ ले गए उसमें अपने वो प्राइवेट साधन भी लोड करके ले गए। हैरानी की बात यह है कि वैकल्पिक व्यवस्था खुद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की थी, लेकिन जो हालात हैं उन्हें देखकर साफ है कि इससे काम बनेगा नहीं। प्रदेश भर के एम्बुलेंस चालक हड़ताल पर हैं, चक्का जाम कर दिया है और 570 से ज़्यादा एम्बुलेंस चालकों को सरकार ने बर्खास्त भी कर दिया है, लेकिन ये अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। कानपुर के काशीराम अस्पताल में ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि ये तमाम एम्बुलेंस चालक हैं जिन पर जिम्मेदारी होती थी कि वो 102 और 108 पर आने वाली कॉल्स में मरीजों को घर से लेकर के और अस्पतालों तक पहुंचाएं, उनका दाखिला करवाएं, लेकिन अब ये चक्का जाम करके बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, और तमाम ऐसी मांगे हैं जिन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, इनका ये आरोप है। लेकिन बात सिर्फ वाराणसी या कानपुर की नहीं है। सच ये है कि एम्बुलेंस की हड़ताल के बाद हालात बदतर होने लगे हैं। सरकार साफ साफ चेतावनी दे चुकी है कि अगर कोई कैजुअलिटी हुई तो सीधे जेल होगी, लेकिन उसके बाद भी मरीजों की मुश्किलें कम होने की जगह बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में सवाल ये है कि अभी एम्बुलेंस कर्मचारियों को हड़ताल करते हुए सिर्फ 5 दिन हुए हैं। अगर ये हड़ताल और बढ़ी तो क्या होगा, क्योंकि जल्द ही बातचीत से बीच का रास्ता नहीं निकला तो मुश्किल और ज्यादा बढ़ सकती है। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश पांडे और कानपुर से रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। न नक्शा न सर्टिफिकेट की, क्योंकि गाजियाबाद में बिना जीडीए ने 29 ऐसे कॉलेजों को नोटिस भेजा है जो बिना कंप्लीशन के चल रहे थे। इन कॉलेज में वो कॉलेज भी शामिल हैं जिनका नक्शा भी पास नहीं था। अब जीडीए के नोटिस से हजारों छात्रों के भविष्य पर संकट आ गया। गाजियाबाद के 29 कॉलेज पर जीडीए का एक्शन, कंप्लीशन की आंच, नोटिस वाली जांच। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने मोदी नगर और मुरादनगर क्षेत्र में चल रहे 29 ऐसे शिक्षण संस्थानों को चिन्हित किया है जो बिना नक्शा पास कराए और कंप्लीशन सर्टिफिकेट के ही चल रहे थे। इन कॉलेज में बड़े नाम भी शामिल हैं। इनमें आईटीएस डेंटल कॉलेज, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, केएन मोदी फॉर मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, यूनिक इंस्टीट्यूट, एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट मोदीनगर, आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज और आईपीएम कॉलेज शामिल हैं। इन कॉलेज को चेतावनी दी गई है कि अगर इन्होंने 15 दिन के अंदर कंप्लीशन सर्टिफिकेट आवेदन नहीं दिए तो उनके खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। इसको शासन ने घटाकर 1200 रुपये कर दिया है और इस वित्तीय वर्ष में 1250 रुपये के हिसाब से हम लोगों ने ये प्रयास किया कि ज़्यादातर जो शैक्षणिक तकनीकी संस्थाएं हैं, बारातघर हैं, बैंकेट हॉल्स हैं, उनको प्रारंभिक तौर पर लेते हुए सबको नोटिस जारी करें और उनसे प्रयास करें कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शमन की कार्रवाई हमारे यहाँ से करा लें। जिन जिन कॉलेज को नोटिस जारी किए गए हैं उनमें 10 कॉलेज तो ऐसे हैं जिन्होंने प्राधिकरण से नक्शा तक पास नहीं कराया, जो जीडीए से बिना अनुमति के ही छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब अवैध निर्माण हो रहे होते तो उस समय प्राधिकरण के अधिकारी आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे रहते हैं, और जब अवैध निर्माण हो जाता है तो प्राधिकरण कार्रवाई का डर दिखाकर नियमित करने की बात करते हैं, क्योंकि प्राधिकरण की इस कार्रवाई को कहीं न कहीं भ्रष्टाचार से जोड़कर भी देखा जाता है। फिलहाल निर्माण से लेकर कार्रवाई वाला नोटिस सब के सब सवालों के घेरे में नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ उन बच्चों का है जिनका भविष्य प्राधिकरण और कॉलेज के बीच कहीं न कहीं संकट में आ गया है। एबीपी गंगा के लिए गाजियाबाद से शक्ति सिंह की रिपोर्ट। सरकारी स्कूलों को लेकर समय समय पर बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं, बेहतर भविष्य का खाका खींचा जाता है, लेकिन नतीजा कभी बहुत अच्छा नहीं निकला।
अब योगी सरकार एक बड़ा ऐलान कर सकती है। खबर है कि सरकारी स्कूल के 1,80,00,000 बच्चों को जूते, मोजे और स्वेटर के लिए सरकार जो पैसा देगी वो सीधे उनके माता पिता के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। इससे भ्रष्टाचार पर भी रोक लगने की बात कही जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि मौसम चुनावी है, इसलिए वादों की बरसात हो रही है। छह महीने बाद यूपी में चुनाव है, लेकिन चुनाव से पहले सूबे की योगी सरकार सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। जानकारी के मुताबिक यूपी में परिषदीय प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में करीब 1,80,00,000 बच्चे पढ़ते हैं। इन बच्चों को हर साल 2 जोड़ी यूनिफॉर्म, 1 स्कूल बैग, 1 स्वेटर, 1 सेट जूते और 2 जोड़ी मोजे दिए जाते हैं। इसमें से जूते, मोजे और स्वेटर बांटने की शुरुआत योगी सरकार ने ही की है। इस मदद के तहत 2 यूनिफॉर्म के लिए 600 रुपए, स्वेटर के लिए 200 रुपए, बैग, जूते, मोजे के लिए प्रति छात्र को करीब 250 से 300 रुपए दिए जाते हैं, यानी एक बच्चे पर करीब 1100 रुपए दिए जाते हैं। इसका एक बजट सरकार अब तक स्कूलों को देती थी, लेकिन कई स्कूलों में बच्चों को पूरी मदद नहीं मिल पाती थी। स्कूल बच्चों को मिलने वाली मदद का पैसा खुद हजम कर जाते थे। अब सूबे की योगी सरकार ऐसी व्यवस्था करने जा रही है जिससे बच्चों को मिलने वाली राशि सीधे उनके अभिभावकों के खाते में आएगी, ठीक वैसे जैसे किसानों के खाते में आती है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें कोविड के कारण प्रभावित हुई हैं। पिछली बार थोड़े दिनों के लिए स्कूल खुले, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बच्चों को जो भी सुविधाएं उत्तर प्रदेश सरकार देती है, बैग, किताबें, जूते, मोजे, स्वेटर, 2 जोड़ी यूनिफॉर्म, ये सब निःशुल्क मिलता है, वो दिया गया। इस बार भी स्कूल खुलेगा तो बच्चों को जितनी सुविधाएं मिलती रही हैं वो सारी सुविधाएं मिलेंगी तय समय पर। हमारी प्राथमिकता, सरकार की प्राथमिकता ये है कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं मिलें, समय से मिलें, और उस दिशा में काम कर रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, जब स्कूल खुलेगा तो बच्चों को सारी चीज़ें मिलेंगी। हाल ही में एक 9 करोड़ का घोटाला सूबे की कई कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में सामने आया था, जिसमें बिना क्लास लगे ही कोरोना काल में बच्चों के नाम पर करोड़ों रुपए निकाल लिए गए। अब सरकार इन तमाम खामियों को जड़ से खत्म करने की तैयारी में, मतलब भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं होगी। जिसका पैसा होगा उसे सीधे मिलेगा। सरकारी स्कूलों में जूते, मोजे, स्कूल बैग समेत विभिन्न योजनाओं में जो चीजें दी जाती हैं उनकी गुणवत्ता पर कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं। इसके अलावा कई बार इन योजनाओं को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। अगर सरकार इन योजनाओं का पैसा सीधे खातों में भेजती है तो सरकार और लाभार्थी दोनों को ही फायदा होगा। इतना ही नहीं, इस फैसले से आने वाले चुनाव में भी सरकार को फायदा हो सकता है। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ।